नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद जी न्यूज के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं देश हित। जिस मौलाना ने दंगे वाली साजिश रची, अब उसी मौलाना का साम्राज्य योगी ने ढहा दिया। आज का ब्लॉकबस्टर बुलडोजर एक्शन बस कुछ ही देर में आपको दिखाऊंगा मैं। योगी आदित्यनाथ ने अब मुस्लिम मोहल्ले में अपनी फोर्स उतार दी है और अब तो योगी आदित्यनाथ डिटेंशन सेंटर भी बनवाने की तैयारी हो रही है। रात 8:27 पर दिखाऊंगा आपको योगी की स्पेशल फोर्स का मिशन माघ। और बिहार में योगी मॉडल की औपचारिक लॉन्चिंग हो गई। सम्राट सेना का एनकाउंटर शो स्टार्ट हो गया है। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कवर स्टोरी। योगी आदित्यनाथ जहां खतरा देखते हैं, वहां बुलडोजर जरूर उतार देते हैं। एक मौलाना जो बार बार अपनी तकरीरों से योगी सरकार को चैलेंज करता था, आज उसके साम्राज्य को बुलडोजर ने ढहा दिया है। बरेली का वो भड़काऊ मौलाना दंगा भड़काने के आरोपों में 2 महीने से सलाखों में कैद है, लेकिन आज 6 बुलडोजर ने मिलकर उसकी नफरती तकरीरों का भूत उतार दिया। बरेली में हुआ बुलडोजर एक्शन पूरे यूपी के दंगाइयों के लिए एक सबक भी है। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। जिससे खतरा है उसको वहीं पे सबक सिखाओ। योगी आदित्यनाथ हर उस शख्स को सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते जो यूपी की 25 करोड़ की जनता के लिए खतरा बनता है। बुलडोजर का ये एक्शन ऐसे ही एक दंगेबाज मौलाना के खिलाफ हो रहा है। बुलडोजर एक्शन का टॉप एंगल शॉट देखिए। 2 बुलडोजर मिलकर एक 2 मंजिला बिल्डिंग की ईंट से ईंट उखाड़ रहे हैं। बुलडोजर एक्शन का ये शोर जेल में बंद बरेली के भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा की कान तक तो पहुंच ही गया होगा। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें आई हैं यूपी के बरेली से। बुलडोजर के टारगेट पर था तौकीर रजा और उसका करीबी मोहम्मद आरिफ। सरकारी नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई इस बिल्डिंग में करीब 16 दुकानें बनी हुई हैं। जांच के दौरान पता चला कि इस बिल्डिंग का नक्शा ही प्रशासन से मंजूर नहीं है। दावा है कि इस बिल्डिंग को बनाने में मौलाना तौकीर ने भी अपना पैसा लगाया है। बुलडोजर का एक वार अवैध बिल्डिंग को उखाड़ रहा था। एक पंजे ने बिल्डिंग के बरामदे को उखाड़ दिया तो दूसरे पंजे ने दीवार तोड़ दी। इस बिल्डिंग में कुल 16 दुकानें हैं। पीला पंजा सभी को तोड़ेगा। आपको देखे मोहम्मद आरिफ का ये बाजार था जिस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। 26 सितंबर को जब बरेली में बवाल हुआ था, उसके बाद से लगातार मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पे कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर के साथ साथ 100 की संख्या में योगी फोर्स भी आई ताकि कोई भी बुलडोजर के खिलाफ खड़ा ना हो सके। तौकीर रजा के करीबी आरिफ के दूसरे ठिकानों पर भी डबल बुलडोजर पहुंचा। दूसरी जगह का आलिशान कपड़ों का शोरूम है, यहाँ भी सरकारी मंजूरी के बगैर बिल्डिंग खड़ी कर दी गई और उसमें शोरूम चलाया जा रहा था। यहाँ 16 दुकानें हैं जिनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और दूसरी साइड पे एक शोरूम है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस द्वारा सुरक्षा के पर्याप्त और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बरेली का मौलाना तौकीर रजा कई बार योगी सरकार को चैलेंज देने की कोशिश करता रहा है, लेकिन हर बार वो बच जाता था। लेकिन इसी साल 26 सितंबर को उसने बरेली में दंगा भड़काने की कोशिश कर दी। तब से तौकीर रजा बरेली के फतेहगढ़ जेल में बंद है। हुकूमत एक तरफा कार्रवाई कर रही है। हुकूमत मुसलमानों की सुन रही है। मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल फैसले किए जा रहे हैं। मुस्लिम अवाम, ख़ासतौर से नौजवान, अगर खुद मुख्तारी के साथ निकल पड़े तो ये न सिर्फ मुल्क का नुकसान होगा बल्कि पूरे इसका मैसेज पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का खराब जाएगा। जिससे खतरा है उसको वहीं पे सबक सिखाओ। ऐसा नहीं उसको टॉयलेट मत करो कि देख लेंगे, देखने वाला नहीं, वहीं पे उसको बताओ।
वैसे बुलडोजर एक्शन बरेली में हुआ है, लेकिन संदेश पूरे यूपी में जाएगा। दंगाइयों के खिलाफ अब जरा भी रहम नहीं होगा। जो लोगों को भड़काने की कोशिश करेगा उसका हर अवैध निर्माण टूटेगा। यूपी में कानून का पालन करना ही होगा। तो यही देना चाहते हैं कि मतलब ये अगर कार्रवाई होनी थी तो एक आदमी ठीक क्यों हो रही है, एक ही आदमी के ऊपर क्या इन्होंने क्या किया। अगर अवैध था तो मतलब ये होना चाहिए था। ये है क्या कहानी, क्यों गिराई गई, क्या है, जब गिराई गई तो ये सब गिराना चाहिए। कहानी ये है। बरेली के मुस्लिम तौकीर और उसके करीबियों के खिलाफ हुए बुलडोजर कार्रवाई पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अभी तो बुलडोजर का सिर्फ ट्रेलर है। अवैध बिल्डिंग को जब तक समतल नहीं कर दिया जाएगा, बुलडोजर नहीं रुकेगा। अजय कश्यप, बरेली, जी मीडिया। योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम मोहल्लों में अपनी फोर्स उतार दी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यह एक्शन बहुत तेज हो गया है। योगी फोर्स घर घर जाकर आतंकियों की तलाश कर रही है। सिर्फ यूपी में ही नहीं, ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसियां भी मस्जिदों को खंगाल रही हैं, क्योंकि शक यह है कि कुछ इमाम मस्जिद के बहाने ब्रेन वॉश सेंटर चला रहे हैं। इसीलिए शहर शहर मस्जिदों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। न मस्जिद बचेगी। खुर्शीद साहब, यहाँ पे सुरक्षा बल के लोग आए थे, सुरक्षा एजेंसियां आई थी, उन्होंने क्या ताकीद किया है? यहाँ कोई बाहर का आदमी नहीं आना चाहिए, खासतौर से कश्मीरियों पर ध्यान रखना, और बिहार का कोई आदमी नहीं आना चाहिए। ना कोई दुकान, रहने वाले सब पहुंच गए मेरे पास। ना कोई बाजार, 6 बजे से मैंने इसलिए आपको और ना ही कोई मकान। कब चल रहे हैं? दिल्ली ब्लास्ट के बाद योगी के यूपी से लेकर हरियाणा के फरीदाबाद का चप्पा चप्पा तलाशा जा रहा है। यूपी में तो शहर शहर, घर घर तलाशी अभियान तेजी से चल रहा है। संवेदनशील इलाकों में हर मोहल्ला, हर इमारत, हर शख्स संदेह की निगाहों से देखा जा रहा है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र से इसकी शुरुआत हो गई है। जितने भी किराए पर रहने वाले व्यक्ति हैं या जो बाहर से आकर रहने वाले नौकर इत्यादि हैं, उनके सत्यापन की एक ड्राइव चलाई जा रही है। ये गलियां, ये दीवारें आम नहीं हैं, शक के दायरे में। फरीदाबाद के सीकरी बाजार में मौजूद इस मस्जिद में सुरक्षा एजेंसियां 1-2 बार नहीं बल्कि 6 बार दबिश दे चुकी हैं। जांच एजेंसियों को दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के इस मस्जिद से कनेक्शन का संदेह है। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहले उन्हें समझिए। पहला कारण है इस मस्जिद की लोकेशन। ये मस्जिद अल फलाह यूनिवर्सिटी जाने के रास्ते में बनी है, और दूसरी वजह है ये मस्जिद सीकरी बाजार की सबसे बड़ी मस्जिद है। ऐसे में जांच एजेंसियों को शक है आतंकी डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल का यहां से कोई कनेक्शन हो सकता है। बहुत मुमकिन है दोनों आतंकी इसी मस्जिद में बड़ी आतंकी प्लानिंग का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हों। सीकरी बाजार की सबसे बड़ी मस्जिद है, और यहाँ पर इमाम साहब से पूछताछ किया, खुर्शीद जी से पूछताछ किया, और ये कहा है, सख्त हिदायत दिया है कि जो मस्जिद में जो जमात आती है उस पर विशेष निगाह रखी जाए। जो लोग आ रहे हैं उनकी पूरी जानकारी जो सेक्टर के थाना इंचार्ज हैं उनको देना है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि फरीदाबाद में मस्जिदों का इस्तेमाल आतंकी पाठशाला की तरह आतंकी कर रहे थे। आतंकी कुछ मस्जिदों को इस्लाम पर चर्चा करने के लिए ब्रेन वॉश करने का केंद्र बनाने में लगे हुए थे। मस्जिदों में बाहरी लोग आते थे और अपने आकाओं का संदेश देकर जाते थे। आतंकियों को यहाँ मस्जिद से ज्यादा मददगारों की तलाश थी, इसीलिए उन्होंने मस्जिदों को चुना ताकि यहाँ आने वाले लोगों को टारगेट किया जा सके। अब जांच टीमों के लिए बड़ी चुनौती यह है इन जगहों से कितने लोग ब्रेन वॉश का शिकार हुए ये पता किया जाए। ऐसे में पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। इसी कड़ी में सीकरी की इस मस्जिद के इमाम को जांच टीम सख्त हिदायत देकर गई है। क्या कहा, उनकी जुबानी सुनिए। कश्मीरियों पर ध्यान रखना, और बिहार का कोई आदमी नहीं आना चाहिए। जमात वगैरह आती हैं तो उनको या तो पुलिस चौकी में खबर करो या एसडीएम के यहाँ करो, परमिशन लेके आओ। फरीदाबाद से लेकर यूपी तक बड़ी तलाशी ड्राइव चल रही है। इससे ब्लास्ट से जुड़े खुलासे तो हो सकते हैं, साथ ही आतंक का पैटर्न बेनकाब होगा तो आने वाले खतरे से बचा भी जा सकता है। जी मीडिया, फरीदाबाद।
और क्या होगा 6 दिसंबर को बंगाल के मुर्शिदाबाद में, मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में क्या हुमायूं कबीर दूसरी बाबरी की नींव रख पाएंगे? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी निर्माण के खिलाफ बंगाल चलो का अभियान छेड़ दिया है, तो अयोध्या के संतों ने भी बाबरी निर्माण किसी भी शर्त पर नहीं होने देने का ऐलान कर दिया। तो बंगाल में इस वक्त जो हलचल है बहुत तेज है। बंगाल में मुस्लिम समुदाय की जुबान पर एक ही चर्चा है, बाबरी विध्वंस की बरसी पर। मुर्शिदाबाद के बेलडागा में दूसरी बाबरी मस्जिद के शिलान्यास की बंगाल से मुंबई तक मुस्लिम समुदाय का जोश आई है। जो बाबरी मस्जिद नाम के यहाँ पे मस्जिद शिलान्यास करेगा, तो ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। एक तरफ मुस्लिम समुदाय की बाबरी वाली खुशी है और दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद का दूसरी बाबरी मस्जिद के निर्माण के खिलाफ बंगाल चलो का नारा। की बात ये कि हुमायूं का तो बाप ही बाबर था, उसकी बात तो समझ में आती है, लेकिन इसका बाप बाबर है कि नहीं है ये मुझे डाउट है। ये जरूर लगता है कि उस बाबर की आत्मा इस हुमायूं के अंदर घुस गई है। बाबर चला गया, बाबरी चली गई, दूल दूसरित हो गई, वहाँ भव्य दिव्य राम मंदिर बन गया। अब अभी भी बाबरी को याद करोगे तुम। बंगाल से लखनऊ तक माहौल गरमाया हुआ है कि बाबरी की बरसी पर 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में क्या होगा। मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर ने बेलडांगा में दूसरी बाबरी की नींव रखने का ऐलान कर सनातनियों का गुस्सा भड़का दिया है। 1 और 25 नवंबर को अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराने की तैयारी है और दूसरी ओर बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने पर अड़े हैं। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं यहाँ का बेलडांगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी। हुमायूं कबीर के बाबर प्रेम पर संतों में आक्रोश है। चेतावनी दी गई है कि अगर ऐसा हुआ तो लाखों संत और हिंदू बंगाल कूच करेंगे। सनातन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, ये साधु समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ममता बनर्जी नहीं चेती तो हम लोग पश्चिम बंगाल कूच करेंगे और हिंदुओं को रक्षा के लिए साधु संत चिमटा उठाएंगे और लाखों की संख्या में साधु संत पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। जो बाबर की औलादें जिस तरीके से अपने ऊपर बाबर का भूत चढ़ाकर बैठी हैं, इनका जो भूत है, मैं सारे हिंदू योद्धाओं से आह्वान करना चाहूंगा कि इनका भूत जूते और चप्पलों से उतारे। आक्रोश की यह आग सिर्फ धधक नहीं रही बल्कि विवादित बयान तक पहुंच गई है। अयोध्या के एक संत ने तो हुमायूं के सिर की कीमत तक लगा दी है। सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि टीएमसी विधायक के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत करके उसको जेल के अंदर भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहा हूं कि जो उस टीएमसी विधायक की गर्दन काट के ले आएगा उसको मैं 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दूंगा। सनातनी आस्था के साथ खिलवाड़ की हुमायूं कबीर की कोशिश में देश का सारा मुस्लिम समुदाय उनके साथ नहीं खड़ा है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी की दलील सुनिए। बाबरी मस्जिद के नाम पर हिंदुस्तान में अगर सैकड़ों मस्जिदें बन जाएं, तो वो मस्जिद की जो हैसियत है अयोध्या में, वो हैसियत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए ये कहना कि बाबरी मस्जिद बंगाल में बनेगी, ऐसा तो नहीं है कि उसकी तलाफी हो जाएगी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि विधानसभा चुनाव के पहले दूसरी बाबरी का निर्माण का मकसद मुस्लिम समुदाय का तुष्टीकरण है। बीजेपी पूछ रही है कि भारत में बाबर के नाम की मस्जिद का क्या काम है। देखिए, भारत की धरती पर विदेशी आक्रमणकारी के नाम पर एक भी ईंट कहीं भी नहीं रखने दी जाएगी। अब बाबर का नाम इस देश में लेकर के अगर ये सोचते हैं कि वो राजनीति करेंगे, तो इसका जवाब पश्चिम बंगाल की जनता 2026 होने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। मुझे नहीं समझ में आता कि आप नाम क्या रखना चाहते हैं। मस्जिद बनानी, आप मस्जिद बना लीजिए ना, मस्जिद बनाइए। मस्जिद इबादत के लिए, मस्जिद सियासत के लिए नहीं होती। बाबरी का मुद्दा तो बरसों पहले दफन हो गया था, लेकिन उस बाबरी के जिन्न को हुमायूं कबीर ने फिर से कब्र से निकाल दिया है। 6 दिसंबर को हुमायूं दूसरी बाबरी की नींव रख पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि संतों और हिंदुओं के तेवर देखकर लगता है कि वो हुमायूं कबीर को ऐसा करने देंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली ब्लास्ट के कितने गुनहगार हैं? उमर, मुजम्मिल, शाहिन, आदिल, ये तो सिर्फ उन आतंकी डॉक्टरों के नाम है जिनका मंसूबा बेनकाब हो चुका है।
टेरर मॉड्यूल इससे कहीं ज्यादा और भी बड़ा है। सुरक्षा एजेंसियों को जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से डायरी मिली उसमें 2350 लोगों के नाम हैं। सवाल यह है कि क्या दिल्ली ब्लास्ट के 2350 गुनहगार हैं? आप देखिए दिल्ली ब्लास्ट पर यह बड़ा खुलासा। अल फलाह यूनिवर्सिटी में सिर्फ डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ही जैश का टेरर मॉड्यूल नहीं चला रहे थे, उसने सैकड़ों लोगों को व्हाइट कॉलर गैंग का मेंबर बना लिया था। आतंकियों के फरीदाबाद मॉड्यूल पर इस बड़े खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। जिहादी डॉक्टर मुजम्मिल और उमर की जो डायरी मिली उसमें एक दो नहीं 2350 लोगों के नाम मिले हैं। यानी दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगारों की लिस्ट बहुत बड़ी है। आतंकी डॉक्टर की डायरी में जिन लोगों के नाम सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं वो सभी उमर और मुजम्मिल से जुड़े हुए हैं। इनका कनेक्शन जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से भी है। इसलिए अब सुरक्षा एजेंसियां टेरर मॉड्यूल को बेनकाब करने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। दिल्ली कार ब्लास्ट की अब तक की तफ्तीश में जांच एजेंसियों को पता चला सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर बम बनाने के वीडियो ऑनलाइन देखा करता था। उसने नूह से केमिकल और फरीदाबाद के NIT से मार्केट से इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा। विस्फोटक में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल को सुरक्षित करने के लिए उसने एक डीप फ्रीजर भी खरीदा था। जांच एजेंसियों को पता चला है कि आतंकी डॉक्टर उमर ने डीप फ्रीजर इसलिए खरीदा था ताकि वो इसमें विस्फोटक वाले मिश्रण को रखकर उसे स्टेबलाइजर कर सके। डीप फ्रीजर वाली प्लानिंग ये साफ साफ बताती है कि आतंकियों के इरादे कितने खतरनाक थे। जांच एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि की है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल और उमर के बीच पैसों को लेकर झगड़ा हुआ है। दोनों की इस लड़ाई को कई छात्रों ने देखा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस झगड़े के बाद डॉक्टर उमर ने लाल रंग की इको स्पोर्ट कार मुजम्मिल को सौंपी थी और उसी कार से सुरक्षा एजेंसियों ने बाद में विस्फोटक का जखीरा बरामद किया था। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में यह खुलासा हुआ है कि आतंकियों के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के हर एक मेंबर का एक अलग हैंडलर था। डॉक्टर मुजम्मिल का संपर्क किसी एक अलग हैंडलर से था, तो वहीं सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर किसी दूसरे हैंडलर को रिपोर्ट करता था। आतंकी साजिश में शामिल डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। मुजम्मिल ने 5 लाख रुपए में AK-47 राइफल खरीदी थी। इस हथियार को उसने सहारनपुर से पकड़े गए डॉक्टर आदिल को दे दिया था, जिसे कश्मीर के एक लॉकर से श्रीनगर पुलिस ने बरामद भी किया। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल का AK-47 खरीदना ये बताता है साजिश कितनी गहरी थी और इसके लिए मजबूत फंडिंग नेटवर्क भी तैयार था। अब NIA पूरे टेरर मॉड्यूल को बेनकाब करने में जुटी है ताकि आतंकियों के प्लान को नाकाम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में गौ तस्करी पर पाबंदी के बावजूद कुछ गौ तस्कर कानून को चैलेंज करने की कोशिश में थे, लेकिन वो भूल गए योगी फोर्स से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कई शहरों में योगी फोर्स ने गौ तस्करों का हिसाब बुलेट से कर दिया। गौ तस्कर अब हाथ जोड़कर जुर्म से तौबा करने की कस्में खा रहे हैं। राम और कृष्ण के देश में गौ हत्या को हम कतई नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री योगी की चेतावनी को उत्तर प्रदेश में अगर कोई नजरअंदाज करता है, उसका योगी फोर्स क्या हश्र करती है, उसके लिए ये 3 तस्वीरें देखिए। पुलिस की गोली के शिकार बने ये बदमाश गौकशी और पशु तस्कर हैं, जिनका योगी फोर्स ने अलग अलग जिलों में एनकाउंटर से इलाज कर दिया। आजमगढ़ की पुलिस ने प्रतिबंधित पशुओं की चोरी और हत्या के आरोपी अपराधी करीम को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। करीम और आरिफ लंबे वक्त से इलाके में गौ तस्करी का काम करते थे और बार बार पुलिस से बच जाते थे, लेकिन शुक्रवार की रात इनके लिए काल साबित हुई। पुलिस से बचकर भागने की कोशिश में ये योगी फोर्स की बुलेट के शिकार हो गए। व्यक्ति करीम, जिसके ऊपर 25 का नाम भी घोषित था, जो अम्बेडकर नगर का रहने वाला था, तो कल रात्रि में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। शेष अन्य 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित कर दी गई हैं, जिनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस मुकदमे में गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए आगे 14(1) के अंतर्गत इनकी अवैध संपत्ति को कुर्क भी किया जाए। यूपी में गौ तस्करों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। बदायूं जिले में भी गोकुशी करने वाले अपराधियों पर शनि भारी पड़ गया। हाल में हुई गोकुशी की वारदात के बाद पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी, तभी उन अपराधियों का पुलिस से सड़क पर आमना सामना हो गया। 2 बदमाश रिफाकत और मर्दान गोलियां बरसाने लगे, पर योगी फोर्स के आगे वो कब तक टिक पाते।
बुलेट ने रिफाकत और मर्दान दोनों को घायल कर दिया। मौके पर 2 अभियुक्त घायल हुए हैं, जिनके पैर में गोली लगी हुई है, जिनके कब्जे से नाजायज तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं। अभियुक्तों के नाम रफाकत और मर्दान खां है, जो जनपद रामपुर के शाहबाद थाने के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से गौवध करने के उपकरण जैसे रस्सी, गड़ासा इत्यादि और छुरे इत्यादि बरामद हुए। रामपुर जिले में भी गो तस्करों का हिसाब आजमगढ़ और बदायूं वाले अंदाज में किया गया। गोशी के मामले में जेल की हवा खा चुके तीनों बदमाशों का सामना योगी फोर्स से हो गया। उन्होंने भी फायरिंग वाली ही गुस्ताखी की, जिसका खामियाजा बदमाश मुस्तकीम को लंगड़ा बनकर चुकाना पड़ा। एक व्यक्ति मुस्तकीम जो ग्राम नगलिया अकिल का है, उसको पैर में गोली लगी, उसको गिरफ्तार किया गया और 2 अभियुक्त उसमें अंधेरे का लाभ उठा के भागने में सफल रहे। ये इनके ऊपर काफी पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, पर अधिकतर ये गोकशी के मामले में जेल गए। गो तस्करों के एनकाउंटर की ये तस्वीरें बचे कुछ गो तस्करों के लिए अंतिम चेतावनी है। यूपी पुलिस उनके खिलाफ बुलेट वाली मुनादी कर चुकी है। अगर उन्होंने गोहत्या और तस्करी वाला रास्ता नहीं छोड़ा तो योगी फोर्स उन्हें इस लायक भी नहीं छोड़ेगी कि वो सही से रहम की भीख भी मांग पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चुनाव आयोग के एसआईआर ने ऐसा कमाल कर दिया है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भारी भीड़ लगी हुई है। घुसपैठिए जल्दी से जल्दी बॉर्डर पार कर अपने वतन लौटने के लिए बेचैन दिख रहे हैं। एसआईआर भारत में घुसपैठियों के खिलाफ काल बनकर आया है। घुसपैठियों में डर समा गया कि अब उनकी भारत में खैर नहीं, भागने में ही भलाई है। आपको दिखाता हूं बंगाल के बॉर्डर से यह लाइव रिपोर्ट। আমি তো 4 বছর এখানে, এটা দাদা 4 বছর হয়ে গেছে। ওকে আর মনে রয়েছে যে ওটা মনে আছে কি কাজ করলে? এটা টিউশনি করতাম। এখান থেকে চলে এলেন কেন? আমি অসুস্থ ছিলাম নিজে, এই কারণে চলে এসেছিলাম। অর্থনৈতিক দিক থেকে আমি পাচ্ছিলাম না, সেখানে। कैमरे पर कबूलनामा ये एक बांग्लादेशी घुसपैठिए का है जो वतन वापसी की अपनी बारी के इंतजार में बॉर्डर पहुंचा है। इसने कैसे भारत में घुसपैठ की इसने तो बता दिया, लेकिन कई घुसपैठिए तो कैमरे पर बोलने तक के लिए तैयार नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 खामोश है। भारत से भागते ये घुसपैठिए, क्योंकि जहन में खौफ समाया है। एसआईआर का एक ही चारा बचा है, बस किसी तरह भारत छोड़ अपने देश बांग्लादेश भाग जाएं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के हकीमपुर बॉर्डर की है, जहां जत्थों में बांग्लादेशी घुसपैठिए पहुंचे हैं। यहाँ पे हम खड़े हैं हाकिमपुर चेक पोस्ट में, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक तरफ बॉर्डर, उसके बिल्कुल बीचों बीच बीएसएफ और काफी सारे ऐसे लोग जो यहाँ पे खड़े हैं इस देश को छोड़ के बांग्लादेश जाने के लिए। एसआईआर के चलते ये छानबीन होगा कि कौन कौन भारतीय है और कौन नहीं है। इसके चलते अपने पास कुछ भी दलील दस्तावेज ना होने के कारण अब ये देश छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं। घुसपैठियों ने बॉर्डर पर अस्थायी ठिकाने बना लिए हैं। अपने परिवार के साथ बोरिया बिस्तर समेटे बॉर्डर के उस पार जाने का इंतजार कर रहे हैं। बॉर्डर पर घुसपैठियों के जमावड़े के बाद बीएसएफ ने सुरक्षा बढ़ा दी है। सभी के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। ज्यादातर के पास भारत में रहने का कोई वैध दस्तावेज है ही नहीं। देश में कहां-कहां ये लोग फैले थे और वहां पे इसकी कोई आपराधिक कार्यक्रम का ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है। अगर ट्रैक रिकॉर्ड है तो पुलिस पोर्टल से पहले बीएसएफ ये पता करने की कोशिश कर रही है, और अगर रिकॉर्ड क्लीन रहा तो इसको जाने दिया जा रहा है। लेकिन जाने से पहले आधार और चुनाव आयोग के पोर्टल से इसका नाम निकलने के लिए जो तरकीब अपनानी पड़ती है, वो ऑफिशियल तरकीब बीएसएफ ऑलरेडी अपना चुका है। वैसे तो पूरे देश में घुसपैठियों की बड़ी समस्या है, लेकिन पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन में ममता बनर्जी बड़ी बाधा थी। लेकिन बंगाल में एसआईआर शुरू होने के बाद घुसपैठिए अपने आप बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। ममता बनर्जी बार बार चुनाव आयोग के एसआईआर का विरोध कर रही हैं, लेकिन घुसपैठियों को शायद ये पता चल गया है कि यहाँ ममता बनर्जी का विरोध काम नहीं आने वाला। हकीमपुर बॉर्डर से अयान घुशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली में बम धमाके के बाद पाकिस्तान ने अब हिंदुस्तान में दहशतगर्दी की नई साजिशें रचनी शुरू कर दी हैं।
दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। दिल्ली में हथियारों की खेप और जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मौजूदगी की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये बता रही है कि पाकिस्तान जब तक फिर से पिटेगा नहीं, मानने वाला नहीं है। पिस्टल नंबर 1, पिस्टल नंबर 2, पिस्टल नंबर 3, ऐसी कुल 8 ऑटोमेटिक पिस्टल ने दिल्ली में पाकिस्तान की साजिश को बेपर्दा कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने हथियार तस्करों को अरेस्ट किया है, जिनके पास से 20 चाइना मेड AK-47 राइफलें, 15 ग्लॉक पिस्टल जो मेड इन तुर्की है, 10 मैगजीन, 500 राउंड गोली, 5 ग्रेनेड और 2 ड्रोन किट बरामद हुए हैं। इन हथियारों की कीमत 5 करोड़ रुपए आंकी गई है। आरोपी नंबर 1 मनदीप, आरोपी नंबर 2 दलविंदर, आरोपी नंबर 3 रोहन, आरोपी नंबर 4 अजय उर्फ मोनू। इनका काम पंजाब से हथियार को दिल्ली में गैंगस्टरों तक पहुंचाना था। जाहिर है यह हथियार पंजाब में सीमा पार यानी पाकिस्तान से स्मगल करके लाए जा रहे थे। यह हथियार लॉरेंस बिश्नोई, बम्बीहा, गोगी, हिमांशु भाऊ और टिल्लू ताजपुरिया के गैंग्स को सप्लाई किया जाना था। पिछले 1.5-2 सालों से हथियार सप्लाई कर रहे हैं और काफ़ी गैंगस्टर को, जो रोहन है ये बेसिकली यहाँ के गैंगस्टर्स को वेपन सप्लाई करता है। तो 1.5-2 साल से ये वेपन काफ़ी सप्लाई किया हुआ है और ऑलमोस्ट सभी गैंग को टच किया है इसने। तो अभी इसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये किससे किससे टच में है। महाकुंभ के बाद अब योगी आदित्यनाथ नए लक्ष्य को लेकर आज प्रयागराज में थे। उनका मिशन है मिशन माघ। प्रयागराज में माघ मेला लगने वाला है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और यहीं से शुरुआत होती है चुनौती की, जिससे निपटने की तैयारी भी सीएम योगी ने कर ली है। तो चुनौती है दिल्ली बम धमाके के बाद भारी भीड़ के बीच लोगों की सुरक्षा की। इसीलिए इस बार इसका जिम्मा यूपी ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड को सौंप दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि माघ मेला अपनी एक नई ऊंचाई तक पहुंच कर के उन सभी श्रद्धालुओं को जो कल्पवास करने के लिए आते हैं, अपने संकल्प और अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं, उन श्रद्धालुओं के साथ साथ इस पूरे आयोजन को हम लोग पूरी भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ संपन्न कर पाएंगे। मेले का दायरा 800 हेक्टेयर में इस पूरे मेले को बसाने की कार्रवाई हो रही है। प्रयागराज में 12 से 15 करोड़ लोग संगम पे स्नान करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंकियों के तार यूपी के कई शहरों से जुड़े होने का खुलासा हुआ, जिसके बाद सीएम योगी के सामने सबसे बड़ी चुनौती माघ मेले को सुरक्षित बनाने की है। दिल्ली धमाके में खुलासा हुआ है कि आतंकी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हमला करना चाहते थे। धार्मिक स्थल उनके टारगेट पर थे। माघ मेले के आयोजन के दौरान भारी भीड़ रहने वाली है और उस दौरान किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने पहली बार माघ मेले की सुरक्षा की कमान स्पेशल फोर्स को सौंप दी है। ये स्पेशल फोर्स है ATS यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। ब्लैक वर्दी, हाथों में शक्तिशाली हथियार और दुश्मन पर पैनी नजर। 15 दिसंबर से यूपी ATS के कमांडो माघ मेला के चप्पे चप्पे पर दिखेंगे। सूत्रों के मुताबिक ATS की 5 यूनिट मेला क्षेत्र में तैनात रहेगी। 1 यूनिट अरेल VIP घाट पर, दूसरी यूनिट संगमनोज और तीसरी यूनिट हनुमान मंदिर के पास और चौथी टीम किला घाट पर मौजूद रहेगी। जबकि ATS की 5वीं यूनिट माघ मेला क्षेत्र में भ्रमण पर रहेगी। संगमनोज से 200 मीटर दूर किला घाट के पास ATS ने अपना स्पॉट भी बना दिया है। मेले की जो सुरक्षा है उसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और सुरक्षा का जो घेरा है इस बार उसको लीड करने वाली जो संस्था है वो यूपी ATS रहने वाली है। यूपी ATS का जो स्पॉट है वो भी किला घाट पर बन चुका है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो स्पॉट है, यहीं पर यूपी ATS के जो जवान हैं वो मुस्तैद रहेंगे। ATS कमांडो हर तरह के आतंकवादी हमलों का मुकाबला करने और बम डिस्पोजल करने में माहिर होते हैं। यूपी STF के कमांडो के पास CZ स्कॉर्पियन राइफल होती है। इसी हथियार का इस्तेमाल अमेरिका के सील कमांडो ने ओसामा बिन लादेन को ढेर करने के लिए भी किया था। यूपी ATS के अलावा सिविल पुलिस, पैरामिलिट्री के जवान, PAC और RAF के जवान भी माघ मेले में तैनात रहेंगे। सनातन के महापर्व को लेकर योगी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। अधिकारियों के साथ बैठक में सुविधाओं के साथ साथ मेले में लोगों की सुरक्षा के लिए भी
सख्त इंतजाम करने को कहा गया है ताकि कोई भी नापाक नजर माघ मेले की तरफ न उठ पाए। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया। माघ मेला क्षेत्र की सुरक्षा यूपी एटीएस के कमांडो तो संभालेंगे ही, इसके साथ ही पूरे मेला परिसर की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने कई और इंतजाम भी किए हैं। माघ मेले में 400 एआई सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, 17 थानों की व्यवस्था भी की जा रही है, 42 पुलिस चौकियां भी बनाई जाएंगी, एक मुख्य कंट्रोल रूम होगा। इसके अलावा आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए मेला क्षेत्र में 20 फायर टेंडर की गाड़ियां रहेंगी, 7 अग्निशमन चौकियां भी बनाई जाएंगी और 20 अग्निशमन वॉच टावर भी वहां पर होंगे। दिल्ली के लाल किला के पास हुए बम ब्लास्ट के बाद से देश के अधिकांश राज्य अलर्ट मोड पर हैं और चप्पे चप्पे पर चेकिंग की जा रही है। साथ ही सूबे में आए दूसरे राज्यों और देश के लोगों को भी जांचा जा रहा है। और अब इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने भी घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन डी चलाने के साफ निर्देश दिए हैं। यूपी से अब एक एक घुसपैठिया चुन चुन कर बाहर किया जाएगा। घुसपैठियों की घर घर होगी तलाशी। यूपी के हर जिले में खुलेगा योगी का डिटेंशन सेंटर। डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी। समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध रूप से राज्य में रह रहे लोगों के खिलाफ सख्त हो गए हैं। सीएम योगी ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को घुसपैठियों की पहचान करने को कहा है। योगी ने साफ निर्देश दिया, राज्य स्तर पर घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए अभियान चलाया जाए और पकड़े जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की जल्द पहचान करके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। योगी के इस निर्देश के पीछे 2 बड़ी वजहें मानी जा रही हैं। पहली वजह दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद हर संदिग्ध की पहचान करना है और दूसरी वजह 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर प्रक्रिया भी है। योगी अपने उत्तर प्रदेश से लगातार अपराध के सफाये के मिशन में जुटे हैं। लंगड़ाते अपराधियों, बुलडोजर, बुलेट वार की तस्वीरें सूबे में आम हैं। लेकिन अब घर घर तलाशी अभियान भी देखने को मिलेगा। जहां घुसपैठिए मिलेंगे वहां उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। योगी के लिए प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ में 50,000 बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, जबकि प्रयागराज में इनकी संख्या 30,000 के आसपास है। वाराणसी में 15,000 और कानपुर में इन घुसपैठियों की संख्या 45,000 के करीब है। ये प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं, किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि में हिस्सा ले सकते हैं और योगी को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। यही कारण है कि सीएम योगी ने निर्देश दिया कि घुसपैठियों को रखने के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं और डिटेंशन सेंटर में रखे गए घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा जाएगा। हर जिले में एक अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया जाए, जहां पर इन विदेशी नागरिकों को रखा जाए जब तक उनका सत्यापन पूरा ना हो जाए। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही उन्हें अपने घर विदेश भेजा जाएगा। योगी सरकार का यह निर्देश तब आया है जब दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है। यूपी से पहले उत्तराखंड में यह अभियान जारी है और कई घुसपैठियों को पकड़ा भी गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब अगली खबर, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के गृह विभाग संभालते ही सम्राट सेना अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। बेगूसराय में मर्डर के आरोपी शिवदत्त राय का एनकाउंटर में हिसाब कर दिया गया। दरअसल बिहार में सत्ता का पावर सेंटर 20 सालों के बाद बदला है और जो वादा बीजेपी ने किया था उसी योगी मॉडल से अपराधियों पर प्रहार आरंभ कर दिया गया है। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है,
बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। माफियाओं का, बदमाशों का, अपराधियों का बिहार में क्या अंजाम होने वाला है, ये बात राज्य के गृह मंत्री ने एक लाइन में समझा दिया है। यानी अब दो ही विकल्प हैं, या तो बिहार छोड़ दो या अपराध को भूल जाओ। बिहार में योगी मॉडल का आरंभ है प्रचंड। बिहार के गृह मंत्रालय का पद मिलते ही उप मुख्यमंत्री एक्टिव हो गए हैं, तो सम्राट सेना यानी बिहार पुलिस ने भी काम शुरू कर दिया है। सम्राट सेना ने अपराधियों को योगी मॉडल का ट्रेलर भी दिखा दिया है। शिवदत्त नाम के कुख्यात बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद सीधे अस्पताल पहुंचा दिया। मिनीगन फैक्ट्री के रूप में वो जगह इस्तेमाल हो रही थी। 7 फुली फर्निश्ड पिस्टल्स मिले हैं और 7 मैगजीन के साथ अर्धनिर्मित रिवॉल्वर, अर्धनिर्मित बॉडी पार्ट्स मिले हैं हथियार बनाने के। 3,70,000 रुपए नगद एवं नशीली दवाई कोरेक्स सिरप मिला है, कुल 94 लीटर इसका। शिवदत्त बरसों से मर्डर, लूट और छिनैती जैसे संगीन क्राइम में शामिल रहा है। उसके सिर पर बिहार में 50,000 रुपए का इनाम भी था। पुलिस एनकाउंटर के बाद पकड़े गए हिस्ट्री शीटर की निशानदेही पर पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री पकड़ी है, जहां से 7 देसी पिस्टल, 7 मैगजीन, 3,70,000 रुपए कैश और अवैध कफ सिरप की 970 बोतलें बरामद की गई हैं। हिस्ट्री शीटर शिवदत्त के कुछ साथी मौके से फरार हो गए, लेकिन वो बचने वाले नहीं हैं। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है। अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। सिर्फ एनकाउंटर नहीं, बल्कि बुलडोजर एक्शन से भी बिहार में बुलडोजर मॉडल का आगाज हो गया है। समस्तीपुर में सड़क पर सम्राट का बुलडोजर निकला और अतिक्रमण करने वाली दुकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। नगर निगम ने रेहड़ी पटरी वालों को कई बार दुकान हटाने की चेतावनी दी थी, लेकिन बार बार जाम का एक ही बार में समाधान करने के लिए बुलडोजर को उतरना पड़ा, जिसने अतिक्रमण को जड़ से साफ कर दिया। सम्राट चौधरी के गृह विभाग संभालने के 24 घंटे के भीतर जिस तरह बिहार की पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ पूरी ताकत से प्रहार किया है, उससे बिहार की जनता खुश है। एज ए नागरिक निश्चित रूप से चाहूंगा कि कानून का भय अपराधियों में निश्चित रूप से होना चाहिए। एंड ऑर्डर के मामले में, अपराधियों के मामले में अगर कुछ बदलाव नहीं दिखाई देगा तो इस सरकार का कोई औचित्य नहीं बनता। उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल की पहचान है अपराधियों का एनकाउंटर और अवैध कब्जे पर बुलडोजर। अब इसका आरंभ बिहार में भी हो चुका है। बिहार में कानून व्यवस्था को सुधारने की मुहिम शुरू हो गई है। बुलेट और पीले पंजे से अपराधियों और अतिक्रमणकारियों का हिसाब किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.